ईद का तीसरा दिन है जी। दुनिया छुट्टी मना रही होती है। अच्छा, मैं आज ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, कोई खुशी की खबर हो तो आपको आके बताता भी इधर कि जी मैं छुट्टी है, पूरी दुनिया छुट्टी कर रही है, खुशियाँ मना रही है ईद की। तो मैं आया हूँ स्पेशली आज 1 बजे कोई खुशी की खबर देने आपको। लेकिन अफसोस का मुकाम ये कि मैं आपको बैड खबरें देने ज़्यादातर आया पिछले 19 सालों में। तो आज भी एक बुरी खबर है कि बजट जो है कल पेश होने जा रहा है। और पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें तो एक 3 दौर आप निकाल दें। एक भुट्टो साहब का दौर आई थिंक 1974 का 72 का, जुनेजो साहब का दौर निकाल दें आप, ये कोई 86 का जो बजट था, और 1953 चौधरी मोहम्मद अली जो ब्यूरोक्रेट थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो बजट पेश किया। इसके अलावा पाकिस्तान में पहले बजट से लेके ये जो अभी 2024 तक के बजट्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज कल आने वाला बजट है, ये सब खसारे के बजट हैं। वो क्या हुकूमत होगी जो अपने घर का बजट ही नहीं बना सकती, या बजट जो है उसके अंदर खसारा ख़त्म नहीं कर सकती। अभी 2-3 दिन पहले इस तमाम तरह महंगाई के दौर में स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह जो है उसमें इजाफा हुआ है। उससे पहले मिनिस्टर्स की तनख्वाह में इजाफा हुआ, सेनेटर्स की तनख्वाह में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस को देखा जाए, सदारती महल के आसाइशों को देखा जाए, प्रोटोकॉल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखे जाए हुकूमत के और उनके मिनिस्टर्स के और स्टेट मिनिस्टर्स के और मशीरों के, तो लगता नहीं कि ये गरीब कंट्री है, ये एक मकरूज़ कंट्री है, ये IMF ज़दा कंट्री है। लेकिन जब आप इस मुल्क का बजट देखें तो शुरू होगा खसारे से और ख़त्म भी होगा खसारे के ऊपर। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट है, यहाँ की रूलिंग एलीट जिस तरह ज़िंदगी गुजार रही है और इस मुल्क के माशी हालात। अभी मेरे सामने जो ज़्यादा शुमार आए, अभी आपको देखिए हुकूमत बताएगी कि कितना उन्होंने हदफ जो है वो पूरा किया, कितना नहीं कर सका। हमारे सामने रिपोर्ट अभी आप सुन भी रहे थे दुनिया न्यूज़ के ऊपर। हर लिहाज से बड़े बड़े अहदाफ जो है वो हुकूमत नाकाम रही है पूरी करने के अंदर, जिसके अंदर तरक्की की शरह 2.60% रही, हदफ 3.6 था। हालांकि 3.6 भी क्या होता है वही पूरा नहीं हुआ। खैर, ज़राई शोबा जो पाकिस्तान का मेन शोबा है उसकी ग्रोथ सिर्फ 0.56 रही, हालांकि टारगेट 2% सोचा हुआ था। बड़ी सनतें नेगेटिव में हैं। पैदावारी शोबा जो है उसकी ग्रोथ सिर्फ 1.34, जबकि 4% से ऊपर का टारगेट हुकूमत ने बनाया हुआ था। खिदमात सर्विसेज की ग्रोथ 2.91, हदफ 4.1 था। इस तरह अभी आपको ये बताएंगे कहाँ कहाँ पर हम नहीं कुछ कर सके ताकि कल बजट में लोगों की तबाही फेरने की जस्टिफिकेशन दें। लेकिन जो अहदाफ हासिल हुए उसके अंदर वो भी आपको बता देता हूँ कि जी मईशत का हुजम जो है वो 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा है। यानी कि ये गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हुजम 371 अरब कुछ था, तो उससे जो है ये बढ़कर यानी 39 अरब 39 अरब बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर में चला गया। इसी तरह रवां माली साल में फ़ीके सालाना आमदनी जो है $144 बढ़ी। सालाना आमदनी जो थी 1680 डॉलर रही थी, उससे बढ़कर आगे चली गई। बिजली गैस पानी सप्लाई की शोबों की ग्रोथ जो है वो 28.88% रिकॉर्ड हुई, हदफ 2। ये चीज़ों में कुछ बेहतरी पाकिस्तान की उसमें आई है। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है कि टैक्सेस से निजात मिल जाए लोगों को। बता सोचें कि पाकिस्तान में लास्ट बजट के अंदर 40% टैक्स लगाया गया तनख्वाहदार पेशे के ऊपर। दुनिया जहान में टैक्सेस होते हैं, ऐसी बात नहीं, इंग्लैंड वगैरह में बहुत बड़े बड़े टैक्सेस हैं, लेकिन वहाँ की फैसिलिटीज़ अगर आप देखें तो और यहाँ से मुवाजना करें तो ये लगता है कि ये हुकूमत जो है ये वो जगह टैक्स नहीं होता जो फिल्मों में होता है, जो बदमाशों वाला टैक्स होता है, वो टैक्स लगाती है। क्योंकि वहाँ पर जब टैक्स लगाते हैं यूरोप के अंदर तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ एजुकेशन अच्छी स्टैंडर्ड की दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के नेशनल्स को। यहाँ के सरकारी स्कूल, 2 सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन बाकी चीज़ों को छोड़ दें आप। यहाँ का सरकारी स्कूल, यहाँ का हेल्थ, उसका कंपैरिजन करें आप उन कंट्रीज से जिस कंट्रीज़ के मुकाबले में आप कह रहे हैं 40% टैक्स दें, तो इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता। यहाँ तो अस्पतालों के अंदर सरकारी में आप जा ही नहीं सकते अनलेस के जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो बेचारा मरने के लिए ज़रूर जाएगा सरकारी अस्पताल के अंदर। इसी तरह एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, हमें पता है पाकिस्तान में सरकारी एजुकेशन जो है बदतरीन है। मतलब सिंध से लेकर पंजाब तक के 10 इलाकों में आप चले जाए, मैंने तो कवर किया हुआ है। लड़काना में तो मैं जब गया वहाँ पे तो हालात ये थे सरकारी स्कूल के कि सैनिटरी का जो वर्कर था वो मैथमेटिक्स का टीचर भी था, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन 0 थी। उर्दू का टीचर जो था वो अंग्रेज़ी भी पढ़ा रहा था वहाँ पे। और यही पंजाब के
आप देही इलाकों में चले जाए अल्हम्दुलिल्लाह यही पोजीशन मिलेगी आपको। तो ये हुकूमत जो है इस तरह की तालीम देकर 40% टैक्स मांग रही है। फिर जिन मुल्कों में इस तरह के टैक्सेस होते हैं वहाँ पे पेंशन का सिस्टम है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर टैक्स क्यों दिया जाए? तो लोग समझते हैं कि टैक्स चोरी जो है इन जैसी हुकूमतों को करना मॉरल जस्टिफिकेशन है। जिस तरह इस मुल्क के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कानून नहीं मानता, तो आप देखिएगा जिस तरह जितने ट्रैफिक के लॉस की वायलेशन होती है वो लोगों की प्रॉब्लम ही नहीं है कानून तोड़ना। वो कहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कॉमन सेंस है। इस मुल्क के अंदर दस्तूर भी टूट रहे हैं, कानून भी टूट रहे हैं, हुक्मरान जो है वो कानून से बालातर भी हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर जनाब वफाकी बजट पेश होने जा रहा है। हर पाकिस्तानी जब स्टेट बैंक के मुताबिक 3.5 लाख रुपए का मकरूज है, और ये वो मुल्क है जहाँ पे टैक्स भी मुनसिफाना नहीं लगता, यानी कि 25 करोड़ जो आबादी का टैक्स है उसमें जो रूलिंग एलीट है उस पर टैक्स नहीं जा रहा। रूलिंग एलीट का टैक्स भी जो है मिडिल क्लास और गरीब दे रहा है, क्योंकि जो तो आ गया ना स्क्रूटनी के अंदर, जिसकी तो सैलरी स्लिप आ रही है, जिसका तो सब कुछ चल रहा है पता, उसको तो हुकूमत ने यहाँ से पकड़ा हुआ है। बड़े बड़े टैक्स चोर बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी टैक्स चोरें, शुगर मिल्स, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनका भी टैक्स जो है वो पाकिस्तान का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दे रहा है। तो इवन जो टैक्स का निज़ाम है जो कि अनफेयर है, वो उसमें मजीद अनफेयर ये है कि उसमें रूलिंग एलीट एग्जेम्प्टेड है, उन तक कोई पहुँच नहीं पाता। कारोबारी तबका भी बहुत बड़ा टैक्स चोर है एट लार्ज, उन तक भी कोई पहुँच नहीं पाता, और उनका टैक्स भी देना पड़ता है एक मिडिल क्लास बंदे को। तो पाकिस्तान में वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ या जो फौरी तौर पे पैदा हुआ है उसको तो टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो रूलिंग एलीट का नहीं है वो तो टैक्स देगा, डायपर्स का भी देगा, फार्मूला मिल्क का भी देगा, लेकिन दूसरा जो है उसको पूरा एग्जेम्पशन है। ये पोजीशन सिचुएशन, इसके अंदर हम आज बजट की डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर सुहेल लाशारी साहब, बहुत वार्म वेलकम। मलिक साहब, आप रियल स्टेट को डील करते हैं। डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब, बहुत वेलकम सर आपको भी। अगर हम पहले जल्दी से चले जाएं डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब के पास, माहिर सियासी मईशत के, पढ़ाते भी हैं आप IB कराची के अंदर। सर, ये बजट से क्या एक्सपेक्टेशन रखे पाकिस्तान की आवाम? अभी कल पेश होने लगा बजट, डॉक्टर साहब। जी, एक तो खैर बहुत अच्छा हुआ कि आपने बता दिया कि क्या क्या होता रहा है माजी में बजट का। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए इस हुकूमत का कि ईद के बाद बजट दे रहे हैं, ईद से पहले नहीं, क्योंकि फिर जो भी ईद के लिए जिसने तैयारी की हुई थी, मवेशी ख़रीदी थी, कुर्बानी खरीदी, वो वापस कर देते। क्योंकि आपने बिल्कुल सही, जो आपका तज्ज़िया है बिल्कुल सही है कि जितने भी 78 साल 70 साल से ये सिलसिले हुए उसमें कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती बजट में कि कोई कह सके। कुछ 4-5 दफ़ा हुआ है कि कह सकें कि मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। आम तौर पे यही होता है कि अब कितना टैक्स लगाया और कितनी महंगाई हुई, और ये हमें लगता है कि ये होने वाला है। तो इस लिहाज से ये बहुत बेहतर है कि ईद के बाद आ रहा है, कि जब लोग खा पी के घर बैठे हुए हों या दफ्तरों में जाएंगे कल से, तो फिर उनको ज़रा पता चले कि क्या होने वाला है ये। लेकिन देखें, ये बड़े मज़े की बात है, पिछले हफ्ते ही ये बजट के आने से 4-5 दिन पहले हमने ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी, जिस पे काफ़ी इदारे भी हुए, इदारिये भी लिखे गए हैं, लोगों ने बात भी की, इकोनॉमिस्ट ने भी बात की है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह है उसमें बेइंतहा इजाफा होता जा रहा है, और इस वक्त तकरीबन 45% मुल्क की आबादी, आप खुद सोचें कि 240 10 करोड़ 39 लाख 50,000 अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे। बिल्कुल वो। अच्छा, और ये कि जो कम तरीन गुर्बत की सतह से हैं उनमें बहुत इजाफा हुआ है। कहाँ 3% थे आज से कुछ साल पहले, अब जाके वो 16% हो गए। तो एक तरफ तो हमें ये बताया जा रहा है, और इसमें ये शक नहीं है कि मुल्क की मईशत जो है ना, इसमें एक तरह का ठहराव आया है। ये बात सही है, मानना पड़ेगा। इफ़राती दर अपनी जगह, आपने भी जैसे अभी तज्जिया किया, बताया, इफ़राती दर, इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं होता। कम होने का मतलब है कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन शायद जिस रफ्तार से 1 साल 2 साल पहले 20% 25% बढ़ रही थी, अब वो नहीं बढ़ रही। ये बात सही है। लेकिन ये जो अभी कुछ आदाद शुमार रिलीज़ हो गए, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बहुत हैरत की बात है। और आपके पूरा जो प्रोग्राम है इसी बात पे होगा कि इनको किस तरह ठीक करना चाहिए। सबसे पहले शरह नमू, ग्रोथ रेट की जो बात हम जो था
कि अब से सिर्फ 2-3 महीने पहले तक भी हुकूमत यही बता रही थी कि ठीक है इस्तेहकाम हो गया है, IMF भी खुश है, हुकूमत भी खुश है, सारी दुनिया भी खुश है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी भी शायद खुशी होंगे। अब जो है कि हमारी जो शरह नमू है, ग्रोथ रेट, वो थोड़ी बेहतर होने वाली है। इन्होंने जो टारगेट दिया था 3.6% के दिया था, जो अखबार में आ रहा है, टीवी पे जो चल रहा है कि 2.8% होगा, यानी तकरीबन 20% कम। और ये भी शायद मेरे ख्याल से थोड़ा एग्जैजरेटेड है। अभी लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक स्टडी आई है पिछले हफ्ते ही, वो ये बता रही थी कि 2.4% होगा हमारी ग्रोथ रेट। तो आप ये देख लें, गुर्बत में इजाफा, कम तरीन गुर्बत में बेइंतहा इजाफा। अच्छा, बड़े मज़े की बात है कि पिछले कई सालों में आज वो इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च होता है। आज के दिन की खसूसियत यही होती है, कल बजट आता है, हमें बताया जाता है, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कई सालों से ये नहीं बता रहे कि गुर्बत की सतह है क्या। यानी हमारी हुकूमत खुद ही डरी हुई है कि ये बताना नहीं चाहिए, और ये भी नहीं बताते कि बेरोज़गारी की सतह कितनी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि लोग फिर वाकई जो बेरोज़गार हैं उनको तो एहसास है, लेकिन सारी मईशत, आवाम को, सियासी जो हल्के, उनको पता चल जाएगा कि मईशत की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितने दावे किए जा रहे हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा, पिछले 2 साल में जो अफरा तफरी थी उसमें थोड़ा इस्तेहकाम आया, लेकिन आसार अच्छे नहीं लग रहे। आप देखें, अगर पिछले 3 महीने में देखें, पाकिस्तान रुपए की जो कदर है वो कम होती जा रही है। ये 269 के करीब थी, 78 के करीब थी, अब 284 हो गई है, और अगले इस महीने में मेरे ख्याल है और बिगड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा वो है। और ये जो आदाद शुमार सामने आए, इसी बात की अक्कासी करते हैं कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त है कि ये हुकूमत और सारी जो कुव्वतें इनके साथ मिली हुई हैं कुछ बेहतर बजट लेके आए। इससे अच्छा वक्त नहीं आएगा। उसकी 2 वजूहत हैं, फिर आपके दूसरे मेहमान है वो बोल सकते। एक तो ये कि इस्तेहकाम हो गया है। अच्छा बजट से क्या मुराद है आपकी? पहले तो ये बताइए, अच्छा बजट, हाउ यू डिफाइन अच्छा बजट? जी नहीं, मैं बता, बिल्कुल पहले तो ये हो गया ना कि करना क्या है। इस्तेहकाम का मतलब है कि चले जो सारा हंगामा जो हो रहा था पिछले 2-3 साल पहले वो संभल गया है। इंटरिम गवर्नमेंट आई, ये गवर्नमेंट आई, इसे संभाल लिया। दूसरा, जो सियासी जो गहमा गहमी थी वो भी बंद हो गई है, ठीक है। वो जिस तरह अच्छी बुरी जो भी लोगों की राय है वो ठंडी पड़ गई है। तीसरी चीज़, अस्करी क़यादत और सिविलियन क़यादत अब एक ही है। पहले तो एक पेज पे होते थे, वो एक ही है। अब बिल्कुल मामले उनके दरमियान बिल्कुल अच्छे हैं और बेहतरीन है। इससे अच्छे नहीं हो सकते, इससे अच्छे नहीं हो सकते। मैंने कभी नहीं देखा कि शहबाज शरीफ जैसे। अच्छा, दूसरा, ट्रम्प साहब भी नहीं दे सकता है जी, बिल्कुल। मैं शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी, जी बिल्कुल ये बात है। ऐसी पोजीशन ना नवाज शरीफ की थी, ना बेनजीर साहिबा की थी, किसी की भी नहीं थी, ठीक है। और ख़ास तौर पे इमरान खान की तो थी भी नहीं। अच्छा, अब ये आ जाए, ट्रम्प भी कह रहे हैं अमेरिका की क़यादत, जिससे हमें बहुत डर था कि ट्रम्प आ जाएगा, क्या होगा क्या। वो कह रहे हैं यार मैं मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार हूँ, जंग मैंने बंद कराई है, मैं बहुत इसमें पाकिस्तान का मुखलिस हूँ। तो ये इतनी शानदार एक आपको जो होती है ना सूरत हाल मिली है। अब आप पूछें कि करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि अच्छा बजट से क्या मुराद है आपकी, ये बताइए ना। ये तो आपने रीजंस बता दिए जी। अच्छा बजट क्या हो सकता है आवाम के लिए? आपने जो शुरू में बता दिया कि देखें, अभी तक पाकिस्तान की आबादी जो है 1.5% जो है इनकम टैक्स देती है, ठीक है, या 1.25% इनकम टैक्स देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती। और आपने ये भी बता दिया कौन कौन से शोबे हैं, शायद आपके मेहमान भी उन शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं जो टैक्स नहीं देते, या वो कहते हैं हम और तरह से टैक्स देते हैं। तो ऐसा निज़ाम टैक्स का बनाया जाए जिसमें जो लोग टैक्स नहीं देते और जो टैक्स देते हैं उन पर छूट हो, और जो नहीं देते उनको शामिल किया जाए। एक तो ये। दूसरा, ये हम सुनने में आ रहे हैं डिजिटलाइजेशन होगी, मोनेटाइजेशन होगी, बहुत अच्छी चीज़ है। डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि जिस हद तक आगे बढ़ा जा सके कि आप जो पैसा खर्च करते हैं और जो आपको आमदनी आती है उसका कोई हिसाब किताब हो, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो बैंकों के पास हो, इसकी बात की जा रही है। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरा, जब आपकी गुर्बत की सतह से आधी आबादी 45% नीचे है, तो सबसे बेहतर यही होगा कि जो आपके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हैं, इस तरह के प्रोग्राम हैं, उनको फैलाया जाए। और मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। ये हर साल होता है, ये लोगों में मकबूल भी होता है, ये फैला दिया जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं और इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आदाद शुमार अभी आज रिलीज़ हुए हैं या होने वाले हैं, हमारी फसलों की सूरत हाल बहुत ख़राब है। एग्रीकल्चर जिसको 2.5% से 2% से आगे
तरक्की करना था 0.5 यानी आधी फीसद उसमें बेहतरी हुई है। कपास हमारी जो एक ज़माने में पूरी रीढ़ की हड्डी थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, वो कम हुई। हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेट बहुत गिरी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये अगर इस वक्त नहीं समझेंगे ना तो कभी भी नहीं समझेंगे, ये इससे अच्छा मौका नहीं आने वाला। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, वैसा टैक्स की बड़ी बात हो रही है। टैक्स पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी मबनी आपके ख्याल में, क्योंकि उसके बावजूद भी जितना टैक्स हुकूमत लगा रही है, FBR कभी हदफ ही पूरा नहीं करता। अब एक नया हदफ कर दिया हुआ है। पहले तो बताएं टैक्स अनफेयर है। देखिए, हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है ना टैक्स का, वो बहुत अच्छा अनफेयर की अभी मैं बात नहीं करता, क्योंकि फेयर अनफेयर बड़े रिलेटिव मीनिंग में आ रहा होता है। पहली बात यह है कि ये बहुत कम्प्लेक्स है। अभी आपने भी कहा, मोअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान थे वो भी कह रहे थे कि बहुत थोड़े लोग टैक्स देते हैं जी। आपको पता है इनकम टैक्स मेरे सामने स्क्रीन तो करें आप, स्क्रीन लेके आए सामने ना, स्क्रीन ही मेरे सामने टीवी जी। हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग इनकम टैक्स देते हैं, मेजॉरिटी, इवन जिनकी इनकम लायबल फॉर टैक्स नहीं भी है, क्योंकि हर फोन का यूजर एडवांस इनकम टैक्स दे रहा होता है, जो उसके एडजस्ट होना होता है। बेचारे की इनकम भी नहीं होती, वो भी दे रहा होता है। जितने कमर्शियल बिजली के मीटर लगे हुए हैं सबके अंदर एडवांस इनकम टैक्स जा रहा होता है। अच्छा, ये सिर्फ मकसद ये कहने का वालों को भी दे रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल वो दे रहे होते हैं। ये जो सिस्टम है वो इतना कम्प्लेक्स है कि नजर ये आता है कि जो लोग ओनली रिटर्न फाइल करेंगे वो टैक्स देते हैं, और वो जो बेचारा जो शख्स, अभी आपने बल्कि कहा कि ताजिर टैक्स चोरी करता है, ठीक है, सारे नहीं करते। हाँ सर, क्योंकि एक तरफ आपको ये भी देखना है कि ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, आपने जैसे अभी शुरू में कहा कि सैलरीज क्लास के ऊपर, आपको पता है सैलरी का रेट क्या है? 45% प्लस। अच्छा, बिजनेस वाले जी 45% प्लस है रेट उसका। हम यानी बिजनेस के एक कैटेगरी नजर आ रहा है वो तो पकड़ा गया ना, एक कैटेगरी है उसके ऊपर 54% टैक्स है। 54%, 100 रुपए आपने कमाया, 54 रुपए गवर्नमेंट। किसके ऊपर क्या है 54? एक AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन है बिजनेसेस की, अच्छा, जो टैक्स डॉक्टर्स वगैरह तो नहीं जिसके अंदर आते प्रोफेशनल्स, जिसमें प्रोफेशनल लॉयर्स, उनका टैक्स रेट जो है वो 54% है। इसी तरह कॉर्पोरेट के ऊपर जितने भी कॉर्पोरेट है, जिसको हम समझते हैं कि ये बिल्कुल फेयर है, ईमानदार है, अकाउंट्स भी ऑडिट होते हैं, उसके ऊपर भी अराउंड 40% के करीब टैक्स। ये टैक्स रेट्स जो है वो इतने ज्यादा हैं कि कोई भी आदमी की अफोर्डेबल लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं। और जब अजय ये यहाँ कहानी रुकती नहीं है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें सर, मैं जरा अपना टीवी ठीक करवा रहा हूँ, अभी भी फ्रंट पे नहीं आया मेरे जी। कि यहाँ पे होता क्या है कि एक तरफ तो आप सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स दे के आए, ठीक है, उसके बाद जब आप स्पेंडिंग करने गए, आपने पेट्रोल फिल करवाया, आपने 18% सेल टैक्स दिया, आपने घर के लिए कोई राशन के लिए कोई भी ब्रांडेड चीज खरीदी वो 18% दिया, सर्विसेज के ऊपर टैक्स अलहदा दे रहे होते हैं, जब आप सर्विसेज ले रहे होते हैं वहां पे भी सर्विसेज टैक्स है। तो अफेक्टिवली एक आदमी जो है वो कोई 60-65% के करीब टैक्स दे रहा होता है, तो उसकी रेजिडुअल इनकम कितनी रह जाती है। यानी ये जो देखने वाली चीज है जो आज के डेट के अंदर, कि एक सैलरी वाला जिसकी 5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो वो 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा की उसकी स्पेंडेबल इनकम नहीं होती जो उसके पास होती है, उससे ज्यादा तो सारा वो टैक्स दे रहा होता है। तो इस निजाम को अब इसके होते हुए, इतने हाई टैक्स रेट के होते हुए, हमेशा ये दुनिया का असूल है, आप कहीं पे चले जाएं, डेवलप से डेवलप कंट्री में चले जाएं, जब टैक्स रेट हाई होंगे टैक्स की चोरी बढ़ेगी। जब टैक्स रेट रीजनेबल होंगे, जिसको मैं वर्ड यूज करता हूं, ये कह रहा कि टैक्स रेट जब अनफेयर होंगे तो चोरी बढ़ेगी, तो चोरी बढ़ेगी। आपको पता होगा कस्टम ड्यूटी आप एक आइटम के ऊपर बढ़ाते हैं, स्मगलिंग शुरू हो जाती है, हर आदमी रास्ते ढूंढने शुरू कर देता है। प्राइवेट सेट की कंपनी के ऊपर जब टैक्स समझ ये नहीं आ रही कि टैक्स तो ये ऐसे लगा रहे हैं जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जी, बिल्कुल, मतलब ये चीपनेस की इंतहा है कि टैक्स आप ऐसा लगा रहे हैं सर कि जैसे कि पता नहीं ये मुल्क जो है वो कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है आम आदमी को, कोई साफ पानी दे रहा है, कुछ सड़कें ठीक हैं, गाड़ियां नहीं टूटती हैं आपकी जाके। तो आप कंप्लीट करें, फिर मैं आगे इसको लेके। मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहली जो चीज करने वाली है वो तो टैक्स के निजाम को एक रैशनलाइज करने की जरूरत है, कि टैक्स रेट्स वो होने चाहिए जो अफोर्डेबल लिमिट के अंदर हो, लोग देते हुए खुशी तभी होगी जो आपने बात कही कि करस्पॉन्डिंगली उनको गवर्नमेंट से जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है वो आ रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, बिजनेसेस को खास तौर पे इस वक्त देखें, आप जरा पास्ट में हिस्टोरिकली जब आप गौर करने लगेंगे,
टैक्स कास्ट कैसे आ रहे होते हैं? जिस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी चल रही होती है, आपके बिजनेसेस चल रहे होते हैं, सेल्स हो रही होती हैं, टैक्स तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमारा तो मेजॉरिटी जो सिस्टम है वो एक किस्म का ऑटो कलेक्शन है, ट्रांजैक्शन बेस्ड। आप ट्रांजैक्शंस बढ़ा दें सुबह, आपका देखें टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इस वक्त गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गौर करने की जरूरत है कि इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव करने की जरूरत है। अभी आपने तमाम आदाद शुमार बताए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिर गई है, एग्रीकल्चर गिर गई है, सर्विसेज गिर गई है, हर एंगल गिर रहा है। इसका अफेक्ट क्या आ रहा है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं होंगे, सैलरीज देने के पैसे नहीं होंगे, बिजनेसेस कम हो रहे होंगे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर क्या होगा? आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती जाएगी, तो टैक्सेस और कम होते जाएंगे, फिर आप रेट और बढ़ाते जाएंगे, तो आप तो विशिष्ट साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे। इसको कैसे ठीक करें? बिल्कुल ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन इस पर बात और भी बात करेंगे। इंजीनियर साहब ये थोड़ा बताइएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह बढ़ाई जाए? आप साबिक सदर भी रहे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, मेरे ख्याल मेरा आज टॉपिक ही यही था। आपने शुक्र है सवाल ही वो कर लिया, क्योंकि ये फिगर वर्क तो आप भी देते हैं, आपने भी दिए है, आपके एंकर्स भी दे रहे हैं, कल भी आ जाएगा। ये तो एक दोरक धंधा है फिगर वर्क्स का पिछले सालों से। ग्राउंड पे एक्टिविटी की बात होनी चाहिए। देखिए, सबसे जो अहम बात है ना इस वक्त, और वो जो आपके पहले मेहमान आए हुए थे कराची से, जो वो कह रहे थे, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर इस दफ़ा भी इस जंग ज़ैदी साहब ने कि जो जंग आपने इस वक्त जीती है और जो इस वक्त मोरल है सारी सोसाइटी का, उस मोरल का फ़ायदा उठाना चाहिए इकनॉमिकली। अब हमें कि हमने सिर्फ फ़ौज के साथ ही एक पेज एक नहीं होना, जब तक आप बिजनेसमैनों के साथ एक पेज पे और एक हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, ये जो तरक्की के ख्वाब आप देख रहे हैं ये पूरे नहीं होने लगे। देखिए, जो लीडरशिप होती है ना जी, वो अनटेंजिबल्स का सोचती है। ये 2% इधर बढ़ा दिया, 1% उधर चला गया, उसकी नीचे की जो टीयर्स हैं, सेकंड थर्ड लीडरशिप, वो सोचती है। लीडरशिप पॉलिसी मेकिंग की होती है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो अगर बढ़ सकता है तो पॉलिसीज़ को बेहतर करें। पॉलिसीज़ में यही है कि सबसे पहले तो आपका जो विल पावर होनी चाहिए करने के लिए। कोई भी आपसे अभी अपने पानी नहीं संभाले जा रहे, और फिर करज हो, इंटेग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, डेवलपमेंट की तरफ आप जब आएंगे, जैसे भाई साहब ने भी बात की है, बिजनेस चलेगा तो टैक्स मिलेंगे ना जी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में अब हमें जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, दे शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। उन पॉलिसीज़ का वर्थ क्या है और उनकी आगे से यूटिलिटी क्या है। देखिए, जब तक आप इन डिफरेंट प्रो बिजनेस, प्रो फ्रीडम बिजनेस के लिए पॉलिसीज़ नहीं लेके आएंगे तो वो आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। मगर चूँकि इस वक्त एक बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है, हमने अपने से भी 10 गुना ताकत को मारा है, तो हम ये जो 10 गुना हम पीछे नीचे चले गए इकोनॉमिकली, इसको भी हम उठा सकते हैं। उसमें यही है कि हुकूमत बिजनेसमैन के साथ ये टैक्स जो एडवोकेट्स हैं, बाकी सारी। सर, आपने ये ऑब्जर्व किया कभी अपने, जब आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर थे, कि हुकूमत जो है वो कुछ एलिट्स को या कुछ लोगों को जो है, जो क्योंकि वो इलेक्शन में उनको हेल्प कर रहे होते हैं या उनके वैसी पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, उनकी वजह से भी अनफेयर इकॉनमी, अनफेयर टैक्सेशन रखती है? आपकी बात बजा, जनरली स्पीकिंग में किसी एक हुकूमत की बात, असल बात ये होती है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं या जिनका लार्ज स्केल बिजनेसेस हैं, वो इन्वेस्ट भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जी, उनका जो फिलिस्टेशन है या जो उनकी डिमांड्स है वो फ़र्क है, और एसएमई की डिमांड बिल्कुल फ़र्क है। तो वो ज़्यादातर उन लोगों को कैटर करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो इनके पास वेल्थ का एक्युमुलेशन ज़्यादा होती है, तो जो मीडियम और स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन हैं, चेम्बर्स हैं, उनकी सुनवाई इतनी ज़्यादा नहीं होती। मगर हम समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब बड़ा चाइना के साथ हमारा एक बड़ा प्यार चल रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी, उनका वे ऑफ वर्किंग। देखिए, वो किसी ने बहुत खूबसूरत बात की कि बाप के तलवार की बात करते हो तो बाप का हाथ भी लेके आओ। तो अगर चाइना की बात करते हो, फिर चाइना के तर्ज़े अमल भी साथ लेके आओ। असल में अभी तो हम चाइना के मकरूज हैं। जी। और जिस चीज़ में ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही है, शायद साहब मकरूज होना कोई बुरी बात नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, अमेरिका भी मकरूज है, तो उसको आप छोड़ दें। असल बात होती है कि आपने वो कर्जा इस्तेमाल कहाँ किया और कैसे किया, और अगर आप उससे
जैसे बड़ा अच्छा होगा। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कर्जा लेता है, फैक्ट्री लगाता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, फिर वो कर्जा वापस भी करता है और उसमें कमाता भी है, तो कर्जे से इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है। सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। आबिद क़याम सुनैरी साहब, कर्जे का जिक्र चला तो अच्छा नहीं है सर, जब भी एसर मलिक साहब आपका मैसेज आया, मैं ये तो नहीं कह रहा आप रो रहे थे, आपका मैसेज रो रहा था भाई क्या हो गया रियल एस्टेट के अंदर पे एक जमाना सट्टे की तरह। सुनैरी साहब को मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि आप तो मेरे पास है, मैं तो जल्दी इनको सुनैरी साहब, मैं कर्जे पे बात पहुंच गई थी, कर्जे तक। तो सवाल मैंने आपसे ये करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में कर्जा क्या सही इस्तेमाल करते हैं हम, या हम कर्जा सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हमने इतना एक्सपेंडिचर गलत चीज़ों में बढ़ाया हुआ है तो उसको हमने सूद ही अदा करना है तो कर रहे हैं, और किस हद तक कब तक हम निकल आएंगे कर्जे से बाहर, या ये बड़ी अच्छी चीज़ है, कर्जा होना चाहिए और पाकिस्तान जूस सही कर रहा है कर्जा आपके ख्याल में? और ओवरऑल भी आप बात कर सकते हैं सर फोर्थ कमिंग बजट पे। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कर्जे के चंगल से जो है वो कोई 6 महीने, साल, 2 साल में निकला जा सकता है। अगर आप IMF की प्रोजेक्शन देखें तो जो 2027-28 में हमें 37 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो करनी होगी, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम ख़त्म होता है तो फिर एक प्रोग्राम आपको और लेना होगा। ये बदकिस्मती से चूँकि पिछले कई दहाइयों का कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ है, तो और वो कुछ लॉन्ग टर्म में, कुछ शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, तो कर्जे का इस्तेमाल ना तो एक कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी जा सकती है कि सब बहुत अच्छा हुआ, ना ये कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी जा सकती है कि सब बहुत बुरा हुआ। यकीनन इसमें से कुछ प्रोजेक्ट या कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होंगे जिनके लिए कर्जा बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल हुआ होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनके लिए शायद हमें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो मारूजी हालात है वो तो ये है कि कर्जा है और वो आपका चलेगा, और ये प्रोग्राम IMF के 2 जो चल रहे हैं ये कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद भी जो प्रोजेक्शन है IMF की उसके मुताबिक एक और लोन आपको मजीद लेना होगा ताकि आप जो इकॉनमी को मुकम्मल स्टेबल होना कहते हैं वो कर सर एक बात बताइए, इस कर्जे का फायदा क्या होता है? एक तो ये है कि हमें दिखाना है कि डॉलर्स है हमारे पास ताकि वो अकाउंट्स हमारे और ये बैलेंस जो है पेमेंट वो ज़रा सही लगे। दूसरा, सिर्फ IMF की बात नहीं मैं कर रहा, हम तो हर मुल्क से कर्जा लेते हैं जो कर्जा हमें दे सकता है, क्या UAE, क्या चाइना, तो उसमें हम इतना हैवी सूद भी दे रहे होते हैं, तो फायदा क्या होता है कर्जे का? थोड़ा ये बताइए ना, क्या फायदा सिवाय दिखाने के? कल जब आपका बजट आएगा ना तो 1 जुलाई को यानी जब अगला माली साल शुरू होगा तो आप देखेंगे कि सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वफाक के पास जो टोटल रेवेन्यू बचेगा उस बजट में जो भी अनाउंस होगा वो मुश्किल से इतना होगा कि आप पिछले कर्जों का सूद और उनकी जो अदायगी है वो मुकम्मल कर सके। जिसका मतलब ये है कि ये 4 Ds इनको मैं कहता हूँ। पहला जो है वो आपका डेट सर्विस होता है, दूसरा आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, तीसरे आपके डेवलपमेंट, और चौथा जो है वो डे टू डे एक्सपेंडिचर है जो कि पे एंड पेंशन है। अब जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वफाक के पास इतना भी नहीं बचता कि वो सूद और कर्जे की अदायगी कर सके। उसके बाद एक जारा हमसाया जो है, हमसाया वो आपके पे बैठा है, आपको मुसलसल धमकियां दिया जा रहा है। जाहिर है कि आप अपने दफा पे और सलामती पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसको भी आपने पूरा करना है। फिर आप अगर तनख्वाहें और पेंशन नहीं देंगे वफाकी हुकूमत की तो वहाँ भी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, वो भी आपने पूरा करना है। तो ये जो 3 पहले अखराजात हैं 3 Ds, इन्हीं के लिए आपको यानी पहले के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, फिर दूसरा और तीसरा उसके लिए कर्जा लेना पड़ता है, और आखिर में हिट होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जिसके भी आपके एक मेहमान बात कर रहे थे। मैं हैरान होता हूँ जब अवाम, जिस मुल्क की अवाम जो है वो ऑलमोस्ट 50% गुर्बत की लकीर से नीचे हो, जो अपने लीडर्स को देखती हो, कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत पैसों से सूटेड बूटेड होते हैं हमारे लीडर्स, इनको जब देखती हो कि मुझे असल में मैंने जिन बड़े बड़े लीडर्स को पढ़ा उनमें गांधी, मिस्टर गांधी जो थे वो भी बहुत अमीर थे, बहुत ज़बरदस्त लॉ प्रैक्टिस करते थे वो, और बड़ी गज़ब की उनकी वो थी, लेकिन सूटेड बूटेड ये वो जब साउथ अफ्रीका से उनको जिस तरह निकाला गया, फिर वो इंडिया है, फिर वो लीडर किस तरह बने? उन्होंने 2016, 17, 18 टू ऑनवर्ड्स कोई पॉलिटिक्स नहीं की। वो हिंदुस्तान के देहातों में गए, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह पाकिस्तान आज भी मेजॉरिटी रूलर है, हिंदुस्तान
आज भी रूरल है, उस वक्त भी ज़रूरी था जहाँ पॉपुलेशन थी। उन्होंने जाके जो है वो जो हिंदुस्तान की असल जनता या अवाम है उनमें उठे बैठे कई साल, और उसके बाद वो आपने जो उनका हुलिया देखा है ना मिस्टर गांधी का, जिसमें वो या वो बड़ी मामूली सी बनियान या वो धोती पहनी होती थी, या कई दफ़ा तो वो बनियान भी नहीं पहनी होती थी उन्होंने इसलिए पहनी कि ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने आप को रिलेट किया हिंदुस्तान की लार्जर पॉपुलेशन के साथ जो गरीब थी, जिसको बरतानवी साम्राज्य ने लूटा हुआ था। इवन जब बरतानिया के वो दौरे पे गए तो ही वॉज नीम भरना हालत में गए, तो क्वीन से मिलना था ये वो, तो वहाँ पे बड़ा सवाल हुआ उनसे, आप इस तरह किस तरह आ गए? तो उन्होंने कहा भाई ये वो पोजीशन है हिंदुस्तान की जो आपने कर दी है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने, तो वो हिंदुस्तान में कैरी कर रहा हूँ अपने ऊपर। लेकिन बहरहाल मैं कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा यहाँ किसी का, लेकिन देख के क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट तो मेरे जहन में आ गया। कायद आज़म बड़े अच्छे सूट्स पहनते थे, लेकिन अपने पैसों से, हुकूमत के पैसों से या हुकूमत के बलबूते पे नहीं। यहाँ पे तो पाकिस्तान में बेस्टर पॉलिटिशियंस का बिजनेस ही नहीं पता क्या है, लेकिन वो अरब खरबपति हैं। तो एहसन मलिक साहब, मैं ये बता रहा था कि पिछले कुछ सालों में जब भी आपका मैसेज आया, आपकी आवाज़ तो सुन सका मैंने, कहा आपका मैसेज रो रहा होता था। भाई क्या चाहते हैं आप? वो दौर चाहते हैं जब सटा होता था प्रॉपर्टी में कि जी वो एक पूरा एक नेक्सस बना हुआ है ईवल के, यहाँ से लिया 1 लाख बयाना पकड़ा, वहाँ से बढ़ा के फिर उधर से बढ़ा के पूरी साइकिल चल रही है, प्रॉपर्टी ऐसे थे कि सट्टा चल रहा है ऐसा। आप वो दौर में नहीं जाना चाहते क्या आप बताएं, खुल के बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सारे पार्टिसिपेंट ने जो जिक्र किया उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो बजट है बेसिकली इसके ऊपर हम सब बात कर रहे हैं, बट नहीं बोले बजट के ऊपर जो बात कर रहे हैं, एक जो इन्फ्लुएंस है उसको हम नहीं देख रहे कि हमारा बजट टोटली आईएमएफ के प्रेशर में बन रहा है। हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पूरी दुनिया आईएमएफ प्रोग्राम में जाती है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन अप्रूव करवाती है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जो आईएमएफ कहता है हमने मनो अन बात माननी है और उससे राइट लेफ्ट नहीं हो सकते। माशाल्लाह हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चेयरमैन एफबीआर को देखें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बात सुनिए, आप आईएमएफ की बात करें, आप बैंक से छोटा सा कर्जा लें, आप उसकी शराइत जितनी अनफेयर क्यों ना माननी पड़ती है ना, आईएमएफ में हम क्यों रो रहे हैं? हम है ही कमजोर तो गए। एक ब्रेक ले लूं उसके बाद यहीं से, मतलब ये नहीं कि आपकी कोई बात रोकी जा रही है, आप आईएमएफ की ऐसी करें, लेकिन पहले अपना की ऐसी तैसी नहीं कर रहा, मैं एफबीआर की ऐसी तैसी करना चाहता हूं। एक ब्रेक जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं भाई। इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा है जी आज, और कल पेश किया जा रहा है बजट। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 44% आबादी यानी 10 करोड़ यानी 11 करोड़ ही समझ लें आप, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और पाकिस्तान में यौमिया 1200 रुपये से कम कमाने वाले अफराद अब गरीब तस्वर होंगे, जो नई लाइन बनी है। तो ये बजट आ रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब, इंजीनियर सुहेल अशारी साहब, मोहम्मद अवैस साहब, एहसन मलिक साहब और खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, कुछ खाकान साहब कुछ बेहतरी की उम्मीद रखें कल, या जिस तरह हर दफ़ा जो है वो हमें कोई बैड न्यूज़ ही मिलती है बजट से? खाकान नजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान को इस वक्त जितनी टेल विंड्स हासिल हैं उसमें हुकूमत के लिए ये ऐन मुमकिन है कि वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट जो है वो दे सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, अफरात ज़र कम है, बैरूनी खसारा संभल गया है, आप 10 मई के कॉन्फ्लिक्ट से एक अपर हैंड से आ रहे हैं, फिर आप तेल की कीमतें दुनिया में कम हैं, पाकिस्तान को इस वक्त आप पॉलिसी रेट भी कम है, सो एक अच्छी टेल विंड मिल गई है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सी भी है। अब ट्रांसफॉर्मेटिव बजट का मतलब ये है कि ये रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ का फ्रेमवर्क है वो ठीक करने के लिए बजट में जो आसानियाँ पैदा करनी है, चाहे वो टैक्सेशन के निज़ाम में 45% टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे। अब आप मुझे खुद बता दें कि अगर ताजिर ने टैक्स नहीं देना, पर्सनल इनकम टैक्स जो हमने एग्रीकल्चर पे नहीं लगाना, और अगर हमने रियल एस्टेट और रिटेल को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं करना, हमने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाना, हमने डेथ टैक्स नहीं लगाना, तो फिर ये मुल्क में कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग का 45% टैक्स कम करें, या आप पे आप बहुत आप कह रहे हैं कि ये इनहेरिटेंस टैक्स और डेथ टैक्स लगाना अभी लगाना चाहिए, रह गया है?
हर सूरत में लगाना चाहिए। जब भी किसी मुल्क में वेल्थ टैक्स उठता है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा होता था और पाकिस्तान में जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये उठाया गया, मैं तब भी कहता था कि आप कहीं दुनिया में देख लें कि अगर वेल्थ टैक्स उठाया जाता है तो इनहेरिटेंस और डेथ टैक्स जो है वो मस्ट है लगाना। आप क्या चाहते हैं कि गरीब जो है वो किसी तरह नौकरी करे 5 लाख की और 38% टैक्स दे, और आप इनहेरिटेंस लें करोड़ों की और 0 टैक्स दें? देखें, पाकिस्तान को मसावी टैक्स के निजाम में लाने के लिए खान साहब, एक तो आपने डेथ टैक्स बताया, एक इनहेरिटेंस टैक्स बताया, तीसरा कौन सा बताया, और एक दो और भी बता रहे थे आप जरा लिस्ट में। प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसका मतलब है कि आप करोड़ों कमाते हैं प्रॉपर्टीज में और टैक्स नहीं देते, 7-7.5% टैक्स देते हैं। दुनिया भर में आपका जो मार्जिनल इनकम टैक्स रेट है, अगर तो आप फंडामेंटल शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप यही चाहते हैं कि नहीं आपकी इनकम कोई 38% आपकी इनकम है 5 लाख के ऊपर, हम उस पर और 10% टैक्स लेके आपको दुबई जाने दें, तो फिर तो आप बजट को ऐसे चला सकते हैं। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट साइड है वो ये है कि क्या आप एक्सपेंडिचर साइड का एक मेजर रिफॉर्म, जिसका क्या मतलब है 43 डिवीजन से हुकूमत चलानी है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 715 अरब वफाक नहीं देने हैं, जबकि वो सब्जेक्ट ही प्रोविंसेस का है। पाकिस्तान का एक जनरल सब्सिडी रजीम है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है कि आप मेरे दोस्त 200 यूनिट तक की बिजली खरीदते हैं तो आपको कहते हैं 10 रुपए की बिजली ले लो। ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि अगर आप इनकम में क्वालिफाई करते हैं फॉर सब्सिडी, तो मैं आपको इनकम सपोर्ट में कोई सब्सिडी दे दूं। ये जो 1370 अरब रुपए की सब्सिडी जनरल चला रहे हैं, इसको ठीक करें। फिर यार मतलब पाकिस्तान के इस वक्त 170 कॉरपोरेशंस हैं जो सरकार चला रही है, उसकी गारंटीज़, उसमें हमने इक्विटी डालनी होती है, उसमें सब्सिडीज़ देनी होती हैं। आपको इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि भाई आप compete करें मार्केट में क्रेडिट के लिए, और हम आपको पनपने देंगे एज competitive organizations। प्राइवेटाइजेशन तो बड़ी दूर की बात है। फिर जो मैं आखिर में हमेशा कहता हूँ कि यार इस बजट को अगर आप एक और जाविये से देखें, पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन पिछले 10 साल में तीसरी दफ़ा फंड के प्रोग्राम में है। अब आप मुझे बताएं ना कि इससे निकलना है हमने। पाकिस्तान के पास ऑपर्चून टाइम है कि वो गुड फॉर ग्रोथ बजट थे। अब मैं आपकी तरफ आता हूं कि आप ये कहेंगे जी वो क्या चीज़ होगी, वो ये चीज़ होगी कि आप जाएं और ये कहें कि मैं पेमेंट करना चाहता हूं हर चीज़ की, पेट्रोल की, साबुन की, दही की, अपने रास्त QR कोड पे। किसका क्या मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट है, आप ट्रैक करके उसको ऐड करेंगे, मैं एक रिटेलर हूं और पैसे मुझे आ जाएंगे, तो मैं 18% नहीं, मैं 12% या 10% GST चार्ज करूंगा। तो आप देखें कि पूरा जो मुल्क है वो तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त जितनी बड़ी, जिसे कहेंगे ना फंडामेंटल स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स की ज़रूरत है, उसका मतलब ये है कि आप भी कहेंगे कि यार मुझे 8-10% बच रहा है तो मैं सारी पेमेंट्स डिजिटल ले जाऊं। अगर डिजिटल पेमेंट्स शुरू हो जाएं तो ये जो 140 अरब डॉलर की इनफॉर्मल इकॉनमी है, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी है 400 अरब डॉलर की, उसमें 140 अरब डॉलर ऐसी इकॉनमी है जो कि ना डॉक्यूमेंटेड है और इनफॉर्मल सेक्टर में। इसी तरह आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं, आप कहते हैं कि यार कार्ड से पे करो, चेक से पे करो, QR कोड से पे करो, तो मैं पेट्रोल 78 रुपए की लेवी नहीं लूंगा, मैं 70 रुपए लेवी लूंगा। आप देखेंगे हम कैशलेस इकोनॉमी पे चले जाएंगे। सो फॉर्मलाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी। इसी तरह ये जो भाई हमने बनाया हुआ है ना नॉन फाइलर का सिस्टम, बी वेरी क्लियर, टैक्स इज अ बाइनरी थिंग, ईदर यू आर अ टैक्स पेयर और यू आर अ नॉन टैक्स पेयर, इट इज अ 0-1 इशू। इसका क्या मतलब है कि जी अच्छा आप नॉन फाइलर हैं, 4% और सेल्स टैक्स दे दीजिए। अब वो 4% जो आप साबुन पे लगा रहे हैं वो भी मैंने ही देना है एज अ बायर। इस चीज़ से निकल जाइए इस दफ़ा में। डोंट हैव दिस स्ट्रक्चर, और इंसेंटिवाइज कीजिए कि जितनी पेमेंट्स डिजिटल से होंगी हम उस पर, यानी कि आई एम टेलिंग यू अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, नॉट अ पनिशमेंट स्टोरी या प्यूनिटिव स्टोरी, बट एन इंसेंटिवाइज्ड स्टोरी। फिर 2 टैक्सेस ऐसे हैं जिसको इवेंचुअली, मैं बिल्कुल आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 800 अरब रुपए का, और ये पाइड की सर्वे है पाकिस्तान की एक थिंक टैंक की, मैंने पढ़ी है वो, 800 अरब रुपए का इसमें हमारे पास टैक्सेबल इनकम मौजूद है। इसको, और जो प्रॉपर्टी का टैक्सेशन है, कैपिटल गेन्स भी प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ पे, इसको इवेंचुअली नेक्स्ट NFC में सूबों से निकाल कर वफाक में लाना पड़ेगा आपको। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि दिस इज़ लाइक एनी अदर टैक्सेशन।
या फिर सूबों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो इन 2 टैक्सेस का प्रॉपर इजरा करें। पीएसडीपी बहुत बड़ा आ रहा है लोगों पे, जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है 38 खाकान साहब मुझे एक बात बताएं, फिनोमिनल जो आप पीएसडीपी चीजें फरमा रहे हैं, टैक्सेस कर दिया जाए, सरकारी कॉर्पोरेट्स को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, डिजिटलाइज कर दिया जाए, ये कर भी लिया जाए तो ये हुकूमत क्या देगी अवाम को? आपके ख्याल में क्या रिलीफ मिल जाएगा बहुत बड़ा कि मिलना शुरू होगा 10-20 साल में? बहुत अच्छी बात है कामरान भाई जी। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, रिलीफ फौरी तौर पे आना चाहिए। अगर ये एक्सपेंडिचर्स आप संभाल लेते हैं और सूबों से शेयरिंग भी करते हैं और ब्रॉड बेसिंग भी करते हैं, तो आपको 1 जुलाई से जो 50,000 रुपये इनकम कमाने वाला है पाकिस्तान में, और वो उसके ऊपर 5% टैक्स देता है जो इनकम कमाता है, उस इनकम को आपको 1 लाख रुपए कर देना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 1 लाख रुपए तक इनकम कमाने वाला जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि जो 50,000 रुपए एक्स गुड्स कमाते थे 3 साल पहले, आज एक्स माइनस वाई कमा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपकी इन बातों पे मैं राय ले लूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की आपने, मैं चाहता हूं क्विकली जरा इनसे राय ले ली जाए। एहसन साहब, पहले तो आप तो बहुत ज्यादा टैक्स को रोते हैं प्रॉपर्टी के, वो तो भी कह रहे थोड़े और टैक्स भी लग जाए तो बेहतर है। प्रॉपर्टी टैक्स पे क्या आपका प्रॉब्लम है, जरा बताएं खुल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, खाकान साहब ने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कुछ 7.5% है, जबकि एक्चुअली इस वक्त एग्जिस्टिंग वो 15% है सेल के ऊपर, प्लस 30% आप सेल के वक्त, ट्रांसफर के वक्त 236C पे करते हैं विद होल्डिंग टैक्स। बट मैं खाकान साहब के साथ थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहता हूँ। ये सारी जितनी भी फिगर्स की जगलिंग है या जितनी भी खाकान साहब बात कर रहे हैं, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी सारी। सर, हमारा 1000 अरब का शॉर्टफॉल है टारगेट से FBR का, और मजीद 1000 अरब और लगना है, मतलब अगले बजट में को 2000 अरब के टैक्सेस लगाने हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन FBR इस चीज पे क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने पिछले साल से 28% ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया है, तो एक्सीलेंट। बट वो इस चीज को नहीं देख रहे कि हमारी टीम, चाहे वो फाइनेंस डिवीजन है चाहे वो FBR है, वो टारगेट अचीव करने में फेल हुए हैं। उस चीज को, मतलब जिसको आप कह रहे हैं ना, जैसे आजकल मीडिया पे ऑप्टिक्स की बात हो रही है, मतलब इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि एक आदमी, उसका बच्चा पिछले साल मैट्रिक में 200 नंबर लेता है और फेल हो जाता है, बट इस साल उसने 28% नंबर लिए और फिर भी वो फेल हो गया। अब वो बाप बेटा दोनों बहुत खुश है कि हमने तरक्की की है, 28% नंबर ज्यादा लिए। मतलब यहां पे ये इस किस्म का ड्रामा चल रहा है। आप कह रहे हैं रियल एस्टेट को टैक्स करना चाहिए, आप बिल्कुल करें। ऑलरेडी आप कोई 50% मेजर डेवलपर, मुझे बताया रियल एस्टेट क्यों बैठ गया बैठा, उसका हुआ क्या है? सर, आपकी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, आपके मैकेनिज्म की वजह से आप वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पा रहे। अभी आप थोड़ी सी ब्रेक में बात कर रहे थे कि आप कहते हैं कि मुल्क से फॉरेन रेमिटेंस भेजना मुश्किल है। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा यहाँ क्यों भेजे जब वो वापस लेके नहीं जा सकता? वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों करे? और यहाँ पे अगर वो कर भी ले, अच्छा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट क्यों करे जब पैसा वापस जाना इतना मुश्किल है उसके लिए? नहीं, एक और चीज कामरान साहब, दुनिया अट्रैक्ट करती है आपको कि आप आए, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, पासपोर्ट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, आपका कैपिटल ग्रो करेगा। हम कहते हैं कामरान साहब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली है, अब फंस गए आप। फंस किस तरह से गए हैं कि आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी रखने के 3 तरह के टैक्स आपने यूज करने के देने हैं, चाहे वो 7E डीम इनकम टैक्स है, उसके बाद आप चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट का 0.75% प्रॉपर्टी टैक्स है ऑन द DC रेट आपका, और CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कि 10 से 15 लाख रुपए। मुझे नहीं समझ आई खाकान साहब की वर्किंग जो है जितनी भी रियल एस्टेट के ऊपर। सर, आपका पॉइंट आ गया, दोबारा आपके अकबर ज़ैदी साहब मुझे सिर्फ बताइएगा बात, अशरफ इस्लाम साहब को, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जितना ये बातें बताई हैं खाकान साहब ने, सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है कि हम सरकारी कॉरपोरेशंस को वो कर दें, डिजिटलाइज इकॉनमी कर दें, टैक्सेशन मजीद कर दें, साथ ही आप सुन रहे हैं एहसन साहब जो रो रहे हैं रियल एस्टेट को। व्हाट्स योर टेक? सब कर भी दें तो क्या होगा फिर? देखिए, पहले जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इससे बेहतर वक्त नहीं आएगा। कोई इलेक्शन नहीं होने वाले जिसका ख़तरा है कि कोई ऐसा इकदाम उठा लें। ट्रंप भी आपके साथ, दुनिया भी आपके साथ, फौजी और सिविल
सारे आपके साथ हैं, ठीक है। हुकूमत के पास, जैसे आपने भी कहा, शहबाज शरीफ के पास, उनकी हुकूमत के पास इससे बेहतर वक्त नहीं आएगा। और 1 साल के बाद ये कुछ एक हमें तो ये नहीं पता होता कि 3 महीने में क्या होने वाला है। इस वक्त यानी जून, जुलाई, अगस्त के महीने में इनके पास ऐसा बेहतरीन मौका है कि इनको पूरा जो हमारा बजट का, अखराजात का और रेवेन्यू का और टैक्स का निज़ाम, इनको इधर से उधर कर देना चाहिए। इनको देखें, ये डरते हैं लोगों से, हमारी हुकूमतें जो है डरते हैं, और डरना भी चाहिए, आवाम से डरना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई इलेक्शन नहीं होने वाला, कोई इस तरह का ख़तरा नहीं है, बेइंतहा इस्तेहकाम है, अच्छा या बुरा इस्तेहकाम है, किसी को पसंद आए या ना आए, तो ये वक्त है कि आप बहुत सारी चीज़ें करें। मिसाल के तौर पे खाकान ने बहुत सारी बातें की, उनमें बहुत सारी सही भी हैं। देखिए, एक चीज़ तो हमें छोड़ देनी चाहिए कि टैक्स जो है ना वो आमदनी पे लगनी चाहिए और वो मुनाफे पे लगनी चाहिए। ये नहीं कि आप एग्रीकल्चर में हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप दुकानदार हैं या आप इकोनॉमिस्ट हैं। ये देखना चाहिए आप कमाते कितने, आपके साल में आपने कितना कमाया, उस पर टैक्स आपको कितना देना चाहिए। हमारे यहाँ ये हो जाता है कि फ़लाँ एग्जाम्प्ट है, फ़लाँ एग्जाम्प्ट है, ये ख़त्म करें। एग्रीकल्चर क्यों एग्जाम्प्ट है? ठीक है, आप उन किसानों से ना लें जिनकी आमदनी कम होती है, आप उन लोगों से लें जो बहुत बड़ी मिल्कियत के लोग हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम भी जो रहा है कि लोग जो शहरों में रहते हैं वो कहते हैं मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, वहाँ से मैं 25 करोड़ रुपए कमाता हूँ, ये सारी एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैं तो दूंगा नहीं टैक्स। ये आप ख़त्म करें। आपकी आमदनी कितनी है? टैक्स सारी दुनिया में आमदनी पे होता है, एक्टिविटी पे नहीं होता। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप कितना कमाते हैं, एक तो ये। दूसरा जो है, इनको सोचना पड़ेगा कि इसका एक निज़ाम जो है इस तरह का लेके आएँ कि अब अगले 6-7 महीने में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। ये मौका अच्छा है, इसको जाने ना दिया जाए और अखराजात बिल्कुल कम करें। अफसोस की बात है, जो अखराजात कम होते हैं वो होते हैं तरक्याती अखराजात, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि कहते हैं हमारे पास है नहीं। ये बात भी खाकान ने सही बात की कि ऐसी चीज़ें हैं जो अब 18वीं तरमीम के बाद कि अब सूबों के पास है, तो सरकारी ये हमारी फेडरल गवर्नमेंट उसमें क्यों इन्वॉल्व है? वो कहते हैं ये सरकारी, ये सूबों की जिम्मेदारी है और हमारे सूबे जो हैं वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट से बेहतर माली हालत में है। सारे पैसे जो है उनके पास चले जाते हैं, उनके पास होता नहीं है। तो ये जो है ना, एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है, इनको मिल के चलना चाहिए, चारों सूबों को मिले, बात करें, लेकिन बुनियादी तौर पर कदम आगे बढ़ाएं। इनको कुछ नहीं होने वाला, डरे नहीं। ये जो ताजिर टैक्स कहलाता है या रियल एस्टेट टैक्स कहलाता है, लगाएं, दिल खोल के लगाएं, उनसे कोई घबरा नहीं सकता। सर पॉइंट आ गया आपका, आपका पॉइंट आ गया। अकबर साहब, आपको किस स्टेप से लगा कि गवर्नमेंट या एफबीआर पब्लिक से, ताजरों से डर के कोई टैक्स नहीं लगा रही? अभी आपने 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ऑर्डिनेंस देखा होगा जो आप फोर्सफुली लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आपको वो कौन सा ऐसा मेजर आपने किया है जिससे आपको लग रहा है कि एफबीआर डर रहा है या गवर्नमेंट डर रही है? क्विकली जल्दी साहब। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बुनियादी एक सेकंड में थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। एक तो ये है, आपने शुरू में जो बात की थी बिल्कुल सही की थी कि गरीब से गरीब आदमी जो है या औरत जो है या बच्चा जो है उस पर टैक्स लगता है। कोई पाकिस्तान में टैक्स से बचता नहीं। ये बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है आमदनी और मिल्कियत और जिसके पास वसाइल हैं उस पर। तो आप उस पर टैक्स लगाएं। हुकूमत डरती है, ताजरों पर टैक्स नहीं लगाती। शुरू करती है हम 3000 रुपये लेंगे महीने का, फिर कहते चलो 300 रुपये दो, फिर कहते चलो कुछ भी नहीं दो। रियल एस्टेट पे जो टैक्स लगना चाहिए, इसलिए नहीं लगना चाहिए कि ये इसमें, इसलिए लगना चाहिए क्योंकि मुनाफा कमाया जाता है। जैसे अगर ट्रांजैक्शन होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स होना चाहिए। आपकी स्टॉक मार्केट जो है, अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया, बज़ाहिर 120,000, पता नहीं 1,20,000 पे चलेगी, उसे टैक्स कितना जमा हो रहा है? ना होने के बराबर। आप ऐसे ज़राए से जहाँ से आमदनी पैदा हो रही है वो आप लें और आम लोगों को आप कम से कम छूट दें। ये बुनियादी चीज़ होनी चाहिए बजट। सर बिल्कुल ठीक है। शम्सुल इस्लाम साहब, कराची का ताजर, कराची का बिजनेसमैन खुश है और क्या मजीद एक्सपेक्ट कर रहा है कल बजट से? देखें जी, कराची का ताजर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा ही हुकूमती पॉलिसियों का जो है उससे नाखुश रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसको इग्नोर किया जाता है। ये कराची वो गाय है जिससे दूध निचोड़ के पूरा मुल्क चलाया जा रहा है। 57% से ज़्यादा का टैक्स कराची देता है, 54% के करीब एक्सपोर्ट्स करता है। लेकिन नहीं, 57% टैक्स साहब आप मेरे साथ चलें, कराची देता है या कलेक्ट होता है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से? जी पूरा कराची जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है 57%। सिंध को मिला ले तो सिंध में तो आपको पता है कि जो छोटे इलाके वहाँ कुछ भी नहीं है, ये कराची ही है जहाँ से टैक्स सबसे ज़्यादा जाता है।
आप कंपेयर कर लें, लाहौर में आपका टैक्स कंपेयर करें कराची से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, किसी भी शहर से, तो कराची का सबसे ज़्यादा टैक्स आपको होगा, चाहे वो आपका टैक्स की कलेक्शन है या इनकम टैक्स है या ड्यूटीज़ हैं, जो भी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी कराची में पोर्ट है, कराची में हेड ऑफिस हैं, इसलिए वहाँ से ज़्यादा टैक्स होता है। लेकिन आप देखेंगे एक्सपोर्ट जब होती है, कराची के एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो टोटल एक्सपोर्ट में से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो कराची का शेयर होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप कभी मेरे साथ कराची आए, मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया जो कराची का जो कायदे आज़म ने जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा था साइट, वहाँ लेके चलूँगा। वहाँ आज ना पानी मिल रहा है, ना वहाँ का रोड सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। वहाँ पर मुझे अब खुद को जाकर वहाँ फिजिकली विजिट करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया कि वहाँ से बंदा सही सलामत वापस आ जाए तो बड़ी बात है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर ऐसी हो चुकी है। कहने का मकसद है, ये जितने हमारे अकबर जैदी साहब हमारे उस्ताद हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप एक ग्राउंड को ही उखाड़ के रख देंगे, जिसके ऊपर आपने कहते हैं ना बाज़ औक़ात लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, उसको आपने इतनी डिस्टॉर्शन, इतनी पेवंदकारी कर दी है कि उसके ऊपर ना पैदल चलने वाला सही चल सकता है, ना गाड़ी वाला गाड़ी सही चला सकता है। ये तो शेर हो गया। मकसद ये है कि आपका जो FBR का, आपकी जो हुकूमत है, आपकी FBR है, उनका सिर्फ एक ही पॉलिटिकल एजेंडा, उनकी FBR की टीम का एक ही एजेंडा होता है कि मैंने हुकूमत को टैक्स ज्यादा इकट्ठा करके से देना है, चाहे वो मैं गन पॉइंट पे इकट्ठा करूं, जबरदस्ती आपके अकाउंट से निकाल लूं। तो ये देखें जी, ये सिस्टम अगर रहेगा तो टैक्स असल में होता क्या है? बुनियादी तौर पे टैक्स जो है वो एंटायर इन्वेस्टमेंट है, एंटायर ग्रोथ है। जिन मुल्कों में आप टैक्स को 55% तक ले गए, वहां पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग मिसाल देते हैं साउथ कोरिया की, वहां पर लोग मास्टर्स PhD करके खुदकुशी कर रहे हैं। आप प्रॉस्पेरिटी दूर से देखते हो, पेपर पे बनी हुई, लेकिन वहां पर जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है। जर्मनी में आपका क्या हाल है, यूरोप में क्या है। तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसे हालात आए, उससे पहले हमें अपना रीअलाइनमेंट करना होगा। हमने बिल्कुल प्रॉफिट जो कमा रहा है, नफा कमा रहा है, उस पर टैक्स लगाना है। ये पूरा पाकिस्तान कहते हैं ना कि जी पूरा पाकिस्तान टैक्स नहीं देता। 250 आपके जो 25 मिलियन की 250 जो है 25 करोड़ की जो आबादी है, वो सारी की सारी टैक्स दे रही है। वो बाबा भी टैक्स दे रहा है जो गंडे और मिर्च लेके सूखी रोटी खा रहा है, और वो भी टैक्स दे रहा है जो गाड़ियों में घूम रहा है। एट सोर्स टैक्स जो है ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। ये मुल्क में जब आप लगा दें तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप देख लो कि 40 जब से ये आपका एट सोर्स का मरहूम सरताज अजीज साहब ने इंट्रोडक्शन दिया ये कॉन्सेप्ट का, तो उसके बाद से आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई? आपकी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ से आप क्या चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन दुबई के जा रहे मुनाफे हैं, में टैक्स लगे, वैसे एक्टिविटी में टैक्स ना लगे, आप ये चाह रहे हैं? नहीं, मुनाफा कोई भी कमाए, चाहे वो मुनाफा अगर पार्लर वाला कमा रहा है, वकील 5-5 करोड़ ले रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन यहां पर जब तक आप वो सिस्टम सही नहीं करेंगे कि मुनाफे को कौन असेस करेगा। आपका फॉल्टी सिस्टम ये है कि FBR में आपके 25,000 लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कितने कॉस्ट एनालिस्ट आप बैठे हुए हैं। ज्यादातर सरकारी बाबू हैं जिनका मकसद ही कुछ और होता है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। तो आपको प्रोफेशनल टीम बनानी चाहिए उस अदारे के अंदर, बिल्कुल उसकी पॉलिसी का और उसका जो ऑपरेशन है उसको सेपरेट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक ये आपका पॉइंट आ गया, अभी आपकी बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे अभी खाकान नजीब साहब तो फरमा के गए, जिंदों पे तो टैक्स है ही भाई, तो कह रहे डेथ टैक्स भी लगाओ। देखिए, पहली बात ये है कि अवैध साहब इजाजत देंगे, खान साहब का जो है अगर उन्होंने प्रैक्टिकली अगर वो प्रैक्टिकली बिजनेस करा होता है तो उनको पता होता है कि क्या हालात हैं। ये अगर बैठ के ठंडे कमरे में अगर मरने वालों की जायदाद छोड़ी होती है, वो जायदाद के ऊपर टैक्स दे रहा होता है। जब आप मुनाफे पे टैक्स लगाओगे तो आपने जो घर खरीदा है सारी उम्र आप उस पर प्रॉपर्टी टैक्स देते हो। क्या वो टैक्स आपने कमा के, पैसे कमा के, वाइट मनी से प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। जो बंदा रिटायर हो जाए सारी उम्र वो देता है, चाहे वो बिजनेस से रिटायर हो या सरकारी नौकरी से। तो ये अलमिया है, आपने बहुत सारी डिस्टॉर्शन पॉइंट आ गया शम्स साहब, सही करना होगा। जी सर, अवैध साहब। एक तो पहली बात यह कि मैं बात करूंगा जैसे शुरू इनहेरिटेंस टैक्स से जो बात की उन्होंने, इनहेरिटेंस टैक्स और डेथ टैक्स, ये सारे डेथ का तो जरा बताएं, डेथ में क्या टैक्स है? ये बेसिकली इनहेरिटेंस के साथ लिंक किया उन्होंने कि जनाब कि जब भी आदमी कोई किसी की डेथ हो रही हो और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर इन लीगल हेयर्स में जाके ट्रांसफर हो रही है, वो उनको ये लगता है कि यार क्योंकि ये फ्री में पैसा आ रहा है तो इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। है कुछ दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये लग जाता है। इंग्लैंड में आपको पता है, इंग्लैंड में इधर देख के आप बात करते थे, छोड़ो उस कैमरे में कुछ नहीं रखा, इधर अगर आप गिफ्ट कर दूं ना आपको मैं कोई चीज, तो अगर तो मैं 7 साल तक नहीं मरा
तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल। इंग्लैंड जैसे मुल्क में जहाँ टैक्स ही टैक्स है, ये आपको पता सर इस बात का? नहीं। कि अगर आपने यानी कि गिफ्ट कर दिया ना किसी को भी, रिलेटिव को किया है वैसे अदरवाइज कर दी, प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनहेरिटेंस टैक्स जिसको आप कहते हैं। अगर आप जिसे गिफ्ट किया है वो 7 साल तक जिंदा रहे, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है ना कि आप मौत के करीब होते हो तो जानबूझ के आप हेल्थ को देखते हो, अपनी इनहेरिटेंस टैक्स से बचने के लिए या दूसरे टैक्स से बचने के लिए नाम लगा देते हैं। तो वहां का लॉ ये है कि अगर किसी ने किसी को गिफ्ट किया है, चाहे भाई है या भाई नहीं है, विच एवर वे, ट्रांसफर होने के बाद अगर आप 7 साल तक जिंदा जिसने ट्रांसफर किया तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज 25% है टोटल प्रॉपर्टी की ये वैल्यूएशन सब का। बिल्कुल मतलब अब आप बताइए, अमेरिका के अंदर भी, डेथ टैक्स। अमेरिका में $5 मिलियन तक का गिफ्ट इन द रियल फैमिली में दिया जा सकता है और वो टैक्स फ्री होता है। जी। $5 मिलियन की पूरी एक लिमिट दी हुई है कि पूरी लाइफ के अंदर उसने $5 मिलियन देना है। $5 मिलियन से ज्यादा देगा तो वहां जाके वो टैक्स हो रहा होता है। अच्छा, ये सारी एग्जाम्पशंस है और ये बुनियादी सवाल ये है कि अगर एक आदमी ने जो अपनी वेल्थ बनाई है उसको टैक्सेबल इनकम से क्रिएट किया है, तो क्या अब उसकी मेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोबारा जा रही है दूसरी फैमिली के अंदर, तो क्या वो दोबारा टैक्स होनी चाहिए? डबल टैक्सेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हो ये डबल टैक्स हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दफा टैक्स हो गया। पॉइंट आ गया। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जरा प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, Quickly। क्योंकि बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही थी प्रॉपर्टी के हवाले से और वो सारी चीजों के हवाले से। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। आज आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, 100 रुपए की प्रॉपर्टी, 3% आपने इनकम टैक्स देना है 236 की। 3 से 4 की डिफरेंट स्लैब्स है, मैं एवरेज ले रहा हूं 3%। जो बेचने वाले ने 3 अलहदा देना है, खरीदने वाले ने 3% अलहदा देना है, 6। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी जो प्रोविंशियल आती है वो 5% के करीब वो अलहदा आ रही होती है। तो 11% तो ये सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे लग रहा होता है। जब आप एक फाइल, अगर ये फाइलर है, नॉन फाइलर है तो ये डबल हो जाता है। बिल्कुल, ये 21 हो गया। हाँ जी, 12 और 5 17 हो जाता है वहां पे जाके। तो फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि नहीं, ये टैक्स लग। उसके बाद जो बेचने वाला है, अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर 15% अलहदा टैक्स है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ये आज के टाइम पे लगे हुए टैक्सेस है। तीसरी बात ये कि इस सारे टैक्स निजाम के अंदर सोसाइटियों वाला, कोई प्लाजा बना के बेच रहा है वो, या कोई बड़े वाला, वो नहीं आता। उसने अपनी बिजनेस इनकम पे वैसे ही टैक्स देना है जैसा कोई ट्रेडर दे रहा है, जैसा कोई मैन्युफैक्चरर दे रहा है। तो इसलिए ये कहना कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो रही तो ये तो बिल्कुल गलत कंसेप्शन है। सर, लाहौर का ताजिर जो होता है, कराची वाले तो रो रहे हैं, लाहौर की क्या पोजीशन होती है, पंजाब की, लाहौर की? देखें, बिजनेस कम्युनिटी तो एक जैसी ही है। ज़्यादा तो मैं समझूंगा कराची वाले हमसे ज़्यादा होशियार हैं। कराची वाले हमसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, उनके पास वेल्थ भी ज़्यादा है कराची वालों के पास। हम तो लाहौर वाले, आपको पता है, जिम्मेदार और टगामार किस्म की ये लाहौरी है, वो दे आर रियल बिजनेसमैन और वो बहुत अच्छी तरह से कारोबार करते हैं। हमने शायद उन्हीं से सीखा है, कराची वालों से ही। मगर बात ये नहीं है कि, क्योंकि कल्चर तो एक ही है ना जी, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का हो। अब बात वही हो रही है कि हमने इसको इम्प्रूव कैसे करना है और हमारी बजट में क्या पॉलिसीज़ आनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना कहना ये है कि आप जितने मर्जी टैक्सेस इकट्ठे कर ले, अब ये 4.4 बिलियन की बात कर रहे हैं, इकट्ठे करेंगे, लोन ले ले IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और चाहे जितनी मर्जी रेमिटेंस आपके पास आ जाए, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो इन कर्ज़ों से, इन चीज़ों से कोई कौम आज तक नहीं पनपी है। कौम वही पनपी है जिसने प्रोडक्शन की है। सर, इधर ही एक सारी सर्वे शुरू हो रहा है जी, और मेरी आपसे मुलाकात होगी अब रात 8 बजे ऑन द फ्रंट के शो।